हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट में देखते हैं आगे के 10 क्वेश्चन। तो हमारा टेस्ट 1 लगा रहे थे, उसमें आज हम देखेंगे 81 से 90 तक। एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह एक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, दूसरा युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है, तीसरा कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक दो, केवल एक तीन, केवल दो तीन, एक दो तीन। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है कैसे। तो देखिए इसका आंसर डी है। मतलब एक दो तीन जो कथन दिए थे वो तीनों तरीके से, यानी पहले कथन में कहा था स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। सेकंड, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है। थर्ड, कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है। तो इन तीनों चीज़ों से क्या है, वो अपनी नागरिकता खो सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता जिसे या तो अधिनियम के तहत या इसके पहले संविधान के तहत प्राप्त किया गया हो के त्यजन के 3 तरीके को विहित करता है। ये है त्यजन द्वारा, बाय रिनंशिएशन। यदि वया प्राप्त और पूर्ण क्षमता का एक भारत का कोई नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता के त्यजन की घोषणा वेद रीति से करता है तो वह घोषणा वेद अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री की जाएगी और ऐसे रजिस्ट्री पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर वो त्यागता है। पर्यवसान द्वारा, बाय टर्मिनेशन, भारत का कोई नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता का पर्यवसान हो जाता है अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो। वंचित किए जाने के द्वारा, बाय डेप्रीवेशन, यह केंद्र सरकार द्वारा संविधान के आर्टिकल 5 के खंड गा के ही आधार पर या ऐसे रजिस्ट्रीकरण द्वारा जो संविधान के आर्टिकल 6 के खंड खा या इन अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन के रजिस्ट्रीकरण से भिन्न है, भारतीय नागरिकता का अनिवार्य पर्यवसान है यदि नागरिक ने कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त की है। मतलब कुछ गलत तरीके से उसने बता के नागरिकता प्राप्त करी है। नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर जताया अगर संविधान का वो आदर नहीं करता है। नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है। ठीक है, अगर शत्रु देश के साथ उसने अवैध व्यापार या संचार किया है। वह नागरिक रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के पश्चात 5 वर्ष के अंदर किसी भी देश में 2 वर्ष के न्यून अवधि के लिए कारावास से सजायाफ्ता हो तथा वह नागरिक 7 वर्षों की निरंतर कालावधि के लिए भारत से बाहर मामूली तौर पर निवासी रहा हो। ठीक है, मतलब 7 वर्षों तक वो क्या है, भारत के बाहर रहा हो तो वह है, तो उसे इस तरीके से उसकी नागरिकता चली जाएगी। क्वेश्चन 82 देखते हैं। तख्त सिंहासन जो सिखों का होता है, सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकरण का स्थान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब में स्थित है। सेकंड, 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। तीसरा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल दो तीन, केवल एक तीन या एक दो तीन। तो 82 का आंसर ए है, यानी केवल कथन 2 सही था। जो कथन 2 था, 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंध है, बस यही बात सही थी। तो हम देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन। हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया है जो तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें गुरु के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, दिल्ली विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पारित किया है जो क्या है, तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देता है। अब सिख तख्त क्या है? तख्त एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है शाही सिंहासन। ये एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब क्या है, शाही सिंहासन। तख्त सिंहासन सिखों के लिए अस्थाई प्राधिकार का स्थान है। ठीक है, ये अस्थाई जो है प्राधिकार का स्थान है। सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर सिख तख्त समय समय पर हुक्मनामा जारी करते हैं। तो ये क्या है, जो सिख समुदाय से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर क्या है, सिख तख्त जो होता है वो समय समय पर हुक्मनामा जारी करते हैं। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं। 3 पंजाब से हैं, अकाल तख्त अमृतसर, केशगढ़ साहिब तख्त आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब तख्त तलवंडी साबो और अन्य 2 पटना साहिब तख्त बिहार और हजूर साहिब तख्त नांदेड़ राजस्थान में है। इसलिए कथन में एक कहा गया था वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब से स्थित है, तो गलत है। 3 ही पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, अकाल तख्त कालातीत का सिंहासन सबसे प्राचीन तख्त है एवं 5 में सर्वोच्च माना जाता है। इसे वर्ष 1606 में गुरु हरगोबिंद
द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अकाल तख्त है, सबसे पुराना है, उसको 606 में गुरु हरगोविंद द्वारा स्थापित किया गया था। गुरु हरगोविंद का अपने पिता गुरु अर्जुन देव की फांसी के बाद छठे गुरु के रूप में पदारोहण सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अकाल तख्त एक ऊंचा मंच है जिसे उन्होंने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने वाले मार्ग के सामने बनाया था। यह सिख समुदाय मिरी की अस्थायी प्राधिकार और राजनीतिक संप्रभुता के आध्यात्मिक प्राधिकार के साथ होने का प्रतीक है। इसे सिख राष्ट्रवाद के पहले चिन्ह के रूप में देखा जाता है। अकाल तख्त आज एक 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल में गुरु ग्रंथ साहिब है। ये 4 अन्य तख्त 10वें गुरु गोविंद सिंह से जुड़े हुए हैं, तो कथन 2 सही था। अब तख्तों की क्या भूमिका है? तख्त समुदाय से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर हुक्मनामा जारी करने के लिए जाने जाते हैं। अकाल तख्त सर्वोच्च है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, तख्त जो है वो सबसे प्राचीन है और सर्वोच्च है। और सिख इतिहासकार और विद्वानों का कहना है कि इसका निर्माण स्वयं एक सिख गुरु ने करवाया था। पूरे समुदाय से संबंधित कोई भी आदेश और निर्देश अकाल तख्त से ही जारी किया जाता है। इसके अलावा सिख सिद्धांत और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले सिखों को धार्मिक दंड घोषित तनख्याह अकाल तख्त द्वारा ही प्रदान किया जाता है और यहाँ तक कि बहिष्कृत भी किया जाता है। बहिष्करण उल्लंघन के स्तर और सिखों की उच्चतम स्थायी पद के निर्देशों का पालन करने में विफलता पर निर्भर करता है। तख्तों के जत्थेदारों की नियुक्ति कौन करता है? तो पंजाब में 3 तख्त शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड में दिया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करता है। नहीं, वो सिर्फ जो पंजाब में 3 तख्त हैं उनकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, पंजाब के 3 तख्त जो इसके लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करता है। पंजाब के बाहर 2 तख्तों के स्वयं के ट्रस्ट और बोर्ड है। बाकी के जो तख्त हैं उनके स्वयं के ट्रस्ट और बोर्ड है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, इसलिए कथन 2 सही था। क्वेश्चन 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? ठीक है, 1 नागरिकता की समाप्ति, 2 राज्यों के विधान परिषदों का निर्माण, तीसरा नए राज्य के नीतिशक तत्वों को शामिल करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 3, केवल 2, 3, केवल 1 या 1, 2। तो हमारा 83 का डी आंसर था, यानी केवल 1 और 2। तो इन्होंने पूछा था कौन सा जो है हमारा जो मतलब इनमें से जो है वो संवैधानिक संशोधन जो हमारा आर्टिकल 368 की परिधि से बाहर है। तो पहला और दूसरा था नागरिकता की समाप्ति और राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण। ठीक है, ये 2 शामिल थे। तो संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो जो मतलब कई सारे प्रावधान हैं उनके लिए क्या हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो क्या है, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से वो पारित हो जाते हैं। इन प्रावधानों में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण शामिल है। अगर विधान परिषद बना रहे, हटा रहे हैं, नागरिकता अधिग्रहण समाप्ति आदि इसमें शामिल है। ठीक है, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही था। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्यता के बहुमत अर्थात 50% से अधिक और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता है। जितने मतलब कुछ प्रावधान है उन्हें विशेष बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, 50% से अधिक या कुल सदस्यों का अर्थ सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या है। तो मतलब ये यहाँ पर बोल रहे थे ना कि सदन की कुल सदस्यों के बहुमत। ठीक है, तो कुल सदस्यों का जो मतलब था वो सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या है। ठीक है, और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो टोटल जितने सदस्य हैं उसके आधे, नहीं उसके 50%। ठीक है, और एक है जहाँ उतने आए हैं जिनने वोट किया है उनके 2/3। दोनों चीज़ों में से कोई होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए जिसमें रिक्तियाँ और अनुपस्थिति भी शामिल है। तो कुल सदस्यों में क्या है, रिक्तियाँ और अनुपस्थिति शामिल होते हैं। इस तरह से जिन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है उसमें शामिल है मूल अधिकार, राज्य के नीतिनिदेशक तत्व। तो इनके लिए हमें क्या है चाहिए है संविधान संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से बता देती हूँ 81 का हमारा डी था। ठीक है, पता नहीं मैं बताया नहीं दोबारा। 82 का जो हमारा आंसर था वो हमारा था ए। ठीक है, 83 का जो हमारा था वो था पहला और दूसरा था तो डी था। नहीं सॉरी, हाँ केवल ए था क्योंकि तीसरा सॉरी पहला और दूसरा था। डी था आंसर कि जो नागरिकता की समाप्ति और राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण जो है संविधान संशोधन अनुच्छेद 360 की परिधि से बाहर है। अब देखते हैं क्वेश्चन 84। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता है और दूसरा वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद
अवधारित करे। तीसरा, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उसकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक दो, केवल दो, केवल तीन या केवल एक तीन? तो देखिए 84 का हमारा आंसर डी है, यानी केवल एक और तीन कथन सही था। पहले कथन में बोला था कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए महान्यायवादी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, सही बात है। उसका पारिश्रमिक संसद निर्धारित करती है, ठीक है, दूसरा गलत था। तीसरा, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हो उसकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, वो सही था। तो देखिए कथन एक था, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, और वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, ठीक है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया जाता है, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ठीक है। राष्ट्रपति बताता है इन्हें क्या पारिश्रमिक मिलेगा। कथन 3 सही है, उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद के किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने भाग लेने का अधिकार है, जिसमें उसे वोट देने के अधिकार के बिना उसका सदस्य नामित किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 85। पहले मैं शायद बताना भूल जा रही हूँ। 84 का हमने देख लिया था कि सेकंड सही नहीं था, डी आंसर था, केवल एक और तीन सही था इसका। अब देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 92 के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्तियुक्त निर्बंधन के अंतर्गत आ सकते हैं? एक, गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना। दो, हत्या उठाने के लिए भाषण देना। तीसरा, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है। चार, न्यायालय की अवमानना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक दो चार, एक तीन, दो तीन चार या एक दो तीन चार। तो 85 का हमारा आंसर ए है। तो इनने पूछा था कि आर्टिकल 92 में प्रावधान जो निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो किस आधार पर जो आर्टिकल हमें जो है 19 और के क्लॉज 2 में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो किन कारणों से लगाया जा सकता है? अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता का विषय है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में, अथवा मानहानि या किसी अपराध उद्दीपन के संबंध में, ठीक है। गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री प्रकट करना राज्य की सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है, जो मैं कथन 1 में कहा गया था। हत्या उठाने के लिए भाषण देना लोक व्यवस्था का मुद्दा हो सकता है, जो मैं कथन 2 में कहा गया था। भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है या किसी भी मानदंड के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यह एक युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं है, ठीक है। तो जो हमें तीसरा कथन था, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है, वो नहीं है, ठीक है। और फोर्थ जो था न्यायालय की अवमानना, तो वो सही है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन 85 था, ठीक है, उसका हमारा ए आंसर था। 1 2 4 था, 3 नहीं था। अब 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से निदेशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? एक, समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। तीसरा, ग्राम पंचायतों को संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति और प्राधिकार प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल दो, केवल तीन, केवल दो तीन या एक दो तीन। तो क्वेश्चन जो 86 है उसका बी आंसर है, यानी केवल तीन। तो इनने पूछा था कौन से जो हमारे निदेशक तत्व हैं डीपीएसपीस, तो वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित। तो जो तीसरा कथन था, ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करना, सिर्फ वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, पहला और दूसरा नहीं था। तो देखिए क्योंकि जो पहला था कि समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता देना, क्योंकि ये समाजवादी सिद्धांत का हिस्सा है, ना कि गांधीवादी सिद्धांत का। जो कथन 2 था वो था लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। तो ये क्योंकि यह भी सामाजिक सिद्धांतों का हिस्सा है, इसलिए ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। तीसरा जो था ग्राम पंचायतों का संगठन करना, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुशासन मॉडल की वकालत की है, तो हमारा कथन 3 ही था केवल। सॉरी 86 का हमारा केवल कौन सा थर्ड था, तो बी सही था। अब देखते हैं क्वेश्चन 87। निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे संरक्षण उपलब्ध हैं? एक, निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को निरोध के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो। दूसरा, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को प्राधिकृत नहीं करता है। तीसरा, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल तीन, केवल दो तीन, केवल दो या एक तीन।
तो देखिए 87 का हमारा ए सही है, तो यानी कि कथन केवल 3 सही था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था निवारक निरोध कानून जो है उसके अंतर्गत किसी को हिरासत में लिया गया है, तो उसके पास कौन-से मौलिक अधिकार है? तो तीसरा केवल है कि उस व्यक्ति को निरोध निदेशक के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का आदेश दिया जाना चाहिए, तो केवल ए सही है, पहला और दूसरा नहीं है। देखते हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तार हिरासत में किए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो 22 है हमारा मौलिक अधिकार में आता है, वो क्या है? जो गिरफ्तार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध 2 प्रकार का होता है, एक तो दंडात्मक और निवारक। देखिए, दंडात्मक निरोध किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित करना है। दंडात्मक मतलब अगर पता चल गया कि इनने कोई अपराध किया है तो दंडात्मक निरोध कहते हैं। दूसरा निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोष सिद्धि के हिरासत में लेना। मतलब अभी उसने अपराध किया नहीं है लेकिन लगता है कि वो आगे कर सकता है, तो उसको पहले ही निवारक निरोध के अंतर्गत ले लेते हैं। अब मान लीजिए पता चला है इनके पास कुछ हथियार मिले हैं, कुछ ये योजना बनाया है, तो उन्हें अपराध किया नहीं है पर पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है? तो वो निवारक निरोध है। अब इस चीज़ में मतलब ये करना पड़ता है आतंकवाद के मुद्दे पे और मुद्दों पे, तो इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। मतलब कि वो अगर आगे कोई अपराध करना चाहता है और पता चल गया है तो उसको रोकना है। आर्टिकल 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है। तो ठीक है, इसमें पहले आर्टिकल 22 के 2 पार्ट है। पहला किससे? साधारण कानून से, सेकंड निवारक निरोध कानून से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 का दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मतलब जैसे किसी को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब उसके क्या अधिकार होंगे उसके बाद? ये सुरक्षा नागरिक के साथ साथ गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अब ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को है। जैसे कि क्या है? किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे एक सलाहकार बोर्ड ने यह प्रतिवेदन नहीं किया हो कि ऐसे विस्तार निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। बोर्ड में किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे, मतलब उसे 3 महीने से ज़्यादा अंदर नहीं रख सकते हैं। अगर रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड होगा, ठीक है? वो बताएगा कि इसको और अंदर रखने के पर्याप्त कारण है और उस बोर्ड में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। निरोध के आधारों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, यद्यपि जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यक नहीं है। तो उसे बताना चाहिए कि आपको क्यों लिया गया है हिरासत में, लेकिन अगर जनहित का मामला है, ठीक है, तो उसमें उसे नहीं बताना होता है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार होता है, जो हमें कथन 3 में कहा गया था। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार है। अगर सामान्य कानून के अंतर्गत है तो वो 24 घंटे के बाद रिहा हो सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता है। तो यह निवारक निरोध कानून के मामलों में लागू नहीं होता है। इसलिए 87 का हमारा केवल ए आंसर था। अब 88 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। दूसरा, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया है। उपयोग कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो हमारा जो क्वेश्चन 88 है उसका हमारा बी सही है, मतलब यानी कि कथन केवल 2 सही है, 1 सही नहीं है। तो पहले में कहा गया था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो वो सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चावर्ती उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। इस तरह की घोषणा के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अगर राष्ट्रपति शासन को हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कथन 2 सही है, ठीक है, जिसमें कहा गया था 1978 के 44 जो 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया है। तो यस, 1978 के 44th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने की संसद की शक्ति को सीमित करने के लिए एक नया उपबंध प्रस्तावित किया है। इस प्रकार ये उपबंध करता है कि 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन को एक समय में 6 महीने के लिए केवल तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी हो। एक वर्ष के बाद क्या है, मतलब जो राष्ट्रपति शासन है उसको केवल 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं जब क्या है 2 शर्तें पूरी हो। ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे भारत में संपूर्ण राज्य इसके किसी भाग में लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली शर्त, चुनाव आयोग द्वारा ये प्रमाणित करना चाहिए कठिनाइयों के कारण संबंधित राज्य की विधानसभा में आम चुनाव नहीं हो सकते, ठीक है।
88 का इसलिए हमारा केवल बी सही था, यानी कि सेकंड। अब 89 देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये पूरी तरह संप्रभु निकाय है। दूसरा, यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? एक, केवल एक दो, केवल एक तीन, दो तीन या एक दो तीन। तो क्वेश्चन 89 का आंसर ए है, यानी एक और दो कथन सही है। तीसरा सही नहीं था कि रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया था, जो कथन एक था। ठीक है, सही है। जो स्वेच्छा से किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया। तो कथन दो सही है कि जो संविधान सभा थी संप्रभु निकाय थी, और वो क्या है, अपनी स्वेच्छा से कोई भी कानून बना सकती है, और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में अगर उन्होंने कोई कानून बनाया तो उसको निरस्त कर सकती है। कथन दो सही नहीं है। रियासतों के प्रतिनिधि जो संविधान सभा से दूर रहे, धीरे धीरे इसमें शामिल हो गए थे। तो कथन तीन गलत था कि रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। तो 89 का हमारा ए आंसर था। अब 90 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1999 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया। इसे उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायक की शुरुआत की। इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। तो जो 90 क्वेश्चन है उसका हमारा डी आंसर था कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। ठीक है, तो ये इसीलिए जाना जाता है ये अधिनियम। बहुत अच्छे से इस बात को याद रख लीजिए। पहला सॉरी, कौन सा सही नहीं है? सॉरी, तो डी सही नहीं है कि इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। ये सही नहीं है। ये 99 में हुआ था ये प्रावधान। सॉरी। ठीक है, बाकी के तीन सही थे कथन। ए सही है। इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया था, हस्तांतरित और आरक्षित। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया था, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर द्वारा उसकी कार्यपालिका परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था। जो हस्तांतरित विषय थे वो गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सहायता से, और जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर द्वारा उसकी कार्यपालिका परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था। इसे शासन की दोहरी व्यवस्था या द्वैत शासन कहा जाता है, जो 1919 के अधिनियम में आया द्वैत शासन। इसने भारतीय विधान परिषद को दो सदनों वाली द्विसदनीय विधायिका से प्रतिस्थापित कर दिया। दोनों सदनों के लिए निर्वाचन बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष निर्वाचन से हुए थे। तो जो कथन ठीक है, एक और दो, मतलब दो, दूसरा सही था। दूसरे में कहा गया था इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। ठीक है, ये सही है। और तीसरा भी सही है कि इसने राज्य को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से पृथक किया और प्रांतीय विधायकों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। डी सही नहीं है। 1999 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1909 के अधिनियम में आया था। यह प्रावधान सिख, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपीय लोगों के लिए विस्तारित कर दिया गया था। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ये याद रखिएगा 99 के अधिनियम का। अब देखिए, ये गलती मेरे से भी हुई कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट भी गया, लेकिन हम कभी कभी चीज़ पे ध्यान नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे के जो 10 क्वेश्चन है, तो 90 का आंसर डी था। डी सही नहीं है, वो 1909 का अधिनियम में था। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो है हम बाकी के टेस्ट के ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अभी हम 10 लगा रहे हैं, तो फिर हम आगे फास्ट लगाएंगे जितना हमारा प्रीलिम्स पास आता जाएगा। थैंक यू।